आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं पहली बार दिसंबर के महीने में बारिश होते देख रहा था। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से इस बारिश ने ठंड को कई गुना बढ़ा दिया था। अपने कार्यालय में चार दीवारी के अंदर बैठकर भी मैं कांप रहा था। टेबल पर बैठे बैठे ही मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। वक्त को देखते हुए मैंने अपने आप से कहा, बस आधा घंटा और फिर सीधे घर। पता नहीं इस मौसम में कोई रिक्शा विक्शा मिलेगी या नहीं। खैर, मैं अपनी कुर्सी पर से उठकर कार्यालय में ही थोड़ा टहलने लगा ताकि बदन में थोड़ी गर्मी आ जाए। आधा घंटा इधर उधर करने के बाद ठीक 8:30 बजे मैं कार्यालय से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रात के उस पहर मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई रिक्शा। बारिश धीमी ज़रूर थी, मगर उस ठंड में उसकी हर एक बूंद बदन पर कांटे की तरह लग रही थी। खैर, मैं बिना रुके घर की तरफ चलता रहा, इस सांस में कि शायद कोई रिक्शा मिल जाए। मगर कहते हैं ना, ज़रूरत में जिस चीज़ की तलाश हो वो अक्सर नहीं मिलती। मुझे भी कोई सवारी नहीं मिल रही थी। अभी मैं आगे देखते देखते चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के किनारे चमकती किसी चीज़ पर गई। हालांकि अंधेरा बहुत होने की वजह से असल में वो है क्या पता नहीं चल रहा था, जिस वजह से मैं उस रोशनी के करीब जाने लगा। उस लाइट के पास पहुंचने पर पता चला कि वो एक ऑटो रिक्शा है। मैं भागकर उस रिक्शा वाले के पास गया और बोला, भैया कालीगढ़ गांव चलोगे? इस पर ऑटो वाला बोला, कालीगढ़ गांव नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगा। उस ऑटो वाले की बात सुनकर मैं समझ गया कि ये मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है। मगर उस वक्त मैं लाचार था क्योंकि मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर था। लिहाजा मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, चलो चलो, डबल भाड़ा ले लेना, चलो। मेरे इतना कहते ही उस रिक्शा वाले ने मुझे पीछे बैठने का इशारा किया और मेरे रिक्शा में बैठते ही रिक्शा रास्ते पर सरपट दौड़ने लगी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। कम से कम अब मुझे पैदल तो नहीं चलना पड़ेगा। रिक्शा जिस हिसाब से चल रही थी, अगर उसी हिसाब से चलती रही तो मैं 1 आध घंटे में अपने घर पहुंच जाऊंगा। पर शायद मेरी किस्मत उस रात कुछ ज़्यादा ही खराब थी। कुछ आगे जाते ही रिक्शा वाले ने रिक्शा रोकते हुए कहा, साहब अब इस रास्ते पर आगे नहीं जा सकते हैं, सामने देखिए। मैंने थोड़ा तिरछा होकर सामने की तरफ देखा तो पाया कि रोड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है। उस पेड़ से रास्ता इस कदर जाम हो गया था कि किसी पैदल आदमी का जाना भी मुश्किल था, तो ऑटो रिक्शा तो दूर की बात है। ये सब देखकर मैंने रिक्शा वाले से कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है? तो रिक्शा वाला बोला, दूसरा रास्ता है, मगर वहाँ से कोई जाता नहीं है क्योंकि लोगों का मानना है कि रात के वक्त वो रास्ता ठीक नहीं है। हालांकि वो रिक्शा वाला भी उस रास्ते पर जाने को तैयार नहीं था, मगर मेरे थोड़ा जिद करने पर वो मान गया और रिक्शा को उसी मोड़ से दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ लिया। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा सुनसान था। ऊपर से रास्ते के दोनों बाजू घना जंगल था और उसी जंगल से जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी और शायद जंगल में शियार भी थे, क्योंकि उनके रोने की आवाज़ भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। तभी रिक्शा वाला बोला, साहब जरा अंदर होकर बैठिए, यहाँ शियारों का बहुत आतंक है। रिक्शा वाले की बात सुनकर
मैं भी थोड़ा सतर्क हो गया। उस रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी वो ऑटो के हेडलाइट की थी। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से अभी चल ही रही थी कि तभी ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक मारा, जिससे मैं एकदम से आगे की तरफ हो गया। खैर, जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मैंने ऑटो ड्राइवर को फटकार लगाते हुए कहा, कैसे गाड़ी चला रहे हो तुम? ऐसे कोई ब्रेक मारता है? इस पर ड्राइवर ने मुझे फिर से सामने देखने का इशारा किया, मगर इस बार ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह से पसीने में तरबतर हो चुका था। ड्राइवर का ये हाल देखने के बाद मैंने जब सामने देखा तो मैं भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ठीक हमारे सामने रोड के बीचों बीच कफन में लिपटी एक लाश पड़ी हुई थी। पर इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर ये लाश आखिर आई तो आई कहाँ से? तभी ऑटो वाले ने मुझसे कहा, साहब मैं साइड से ऑटो निकाल लेता हूँ। इस पर मैंने कहा, रुको, इस लाश को यहीं पर छोड़ देंगे? मैं तो कहता हूँ इस लाश को ऑटो में ले लेते हैं। कालीगढ़ गांव से पहले पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ पर उतार देंगे। इस पर उस ऑटो वाले ने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया, ये कहकर कि वो अपनी ऑटो में लाश नहीं चढ़ाता। मगर मैं भी जिद्दी किस्म का आदमी था। थोड़े ज़्यादा पैसों का लालच देकर उस ऑटो ड्राइवर को मना ही लिया, जिसके बाद मैं और वो ऑटो ड्राइवर हम दोनों ऑटो से नीचे उतरे और उस लाश की तरफ जाने लगे। वो लाश कफन में इस कदर लिपटी हुई थी कि उसका चेहरा ना तो दिख रहा था और ना ही हमें देखना था, जिस वजह से हम दोनों उस लाश को उठाकर सीधे ऑटो में लेकर आ गए। उस लाश को पीछे वाली सीट पर एडजस्ट करने के बाद मैं भी पीछे ही बैठ गया, जिसके साथ ही ऑटो ड्राइवर ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। ऑटो अपनी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी और मैं उस लाश को एक तरफ से पकड़े हुए था ताकि लाश चलती ऑटो से नीचे ना गिर जाए। मगर मुझे कहाँ पता था कि जिस लाश को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वही मेरा सबसे बड़ा काल होगा। चलते चलते फिर से एक बार ऑटो की रफ्तार कम होने लगी और कम ही नहीं बल्कि ऑटो कुछ आगे जाकर ही बंद पड़ गई, जिस पर मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? क्या बात है, ऑटो बंद क्यों पड़ गई? तो ड्राइवर बोला, पता नहीं क्या हुआ, अभी देखता हूँ। इतना बोलकर ऑटो वाले ने 2-3 बार फिर से ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ऑटो ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही। तभी रिक्शा वाला बोला, आप बैठिए, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना बोलकर रिक्शा वाला नीचे उतरा और गाड़ी के पीछे की तरफ चला गया। इन सारी परेशानियों से ऊब चुका मैं बस यही मना रहा था कि जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाऊं। ऑटो वाले को पीछे की तरफ गए हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था और ऑटो के पीछे से खटपट की आवाज़ें लगातार आई जा रही थीं, जिस वजह से मैं भी ऑटो से नीचे उतरा और पीछे की तरफ आ गया तो पाया कि ऑटो वाला ऑटो का बोनट खोलकर कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा, और कितना टाइम लगेगा? तो रिक्शा वाला बोला, अभी टाइम लगेगा, आप जाकर बैठिए। अभी मैं वहाँ से वापस अपनी सीट की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ऑटो के पीछे वाले कांच से होकर अंदर के सीट पर गई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब वो लाश ऑटो में से गायब थी। मैं हड़बड़ाते हुए ऑटो के सीट की ओर भागा, लेकिन नहीं, वो लाश अभी भी उसी तरह से पड़ी हुई थी। मुझे लगा शायद मैंने गलत देखा होगा और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में ऑटो वाला पीछे से सामने आया और ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तो एक बार में तो नहीं, मगर 2-3 बार कोशिश करने पर ऑटो चालू हो गई
और हम लोग आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। हाथ घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज चुके थे। जहां अब तक मुझे अपने घर पहुंच जाना चाहिए था, वहीं मैं अपने घर के आसपास भी नहीं था। बर्फ की तरह सर्द हवाएं हर पल मुझे कांपने को मजबूर कर रही थी। अभी ऑटो रिक्शा चल ही रही थी कि तभी एक तेज हवा के झोंके से उस लाश के चेहरे पर से वो कफन हट गया। मगर उस वक्त इतना अंधेरा था कि मुझे उस लाश का चेहरा दिखा ही नहीं। मैं उस अंधेरे में उस लाश को देखने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी साफ नहीं था। उस लाश का चेहरा देखने के लिए मेरा मन उथल पुथल हो रहा था। लिहाजा मैंने अपने जेब से अपना सेल फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन करके जब उस लाश की तरफ देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मेरी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गईं, क्योंकि ये लाश उसी आदमी की थी जो अभी मेरे सामने बैठकर ऑटो चला रहा था। यानी वो लाश उसी ऑटो ड्राइवर की थी। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इतने में ही उस ऑटो ड्राइवर ने अपना सिर एकदम से पीछे घुमा लिया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस ऑटो ड्राइवर का चेहरा बहुत डरावना था। उसका आधा चेहरा खाया हुआ था। ये सब देखकर मैं अपने आप को संभाल ना सका और वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। बहुत सारे लोग मुझे घेर कर खड़े थे। उन लोगों को सारी बात बताने से पता चला कि उस रास्ते पर एक ऑटो ड्राइवर को शियारों के एक झुंड ने मार डाला था और उसके शरीर को नोचकर खा लिया था। तब से उसी की आत्मा भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।